जितेंद्र कुमार नरवाल आपके सामने आज सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीपों के एक अध्याय लेकर आ रहा हूं, जिनमें सबसे पहला अध्याय हमारा है एशिया महाद्वीप। आज मैं आपके बीच एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनके बारे में और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। आशा है आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ छिपी हैं और उतना सरल और उतना आसानी से आपको बताया गया है मानचित्र के माध्यम से, जहां आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए। मानचित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से एशिया की हर चीज समझ में आ जाएगी। तो मैं शुरू करता हूं एशिया महाद्वीप से, जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 45 प्लस कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है मैं आपके सामने पहले एक भौगोलिक मानचित्र बना देता हूं, जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो एशिया महाद्वीप के देश हैं वो कितनी पट्टियों में बटे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत से। सबसे पहले मैं लेता हूं भारतीय महाद्वीप को, क्योंकि भारत भी एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के देशों की। सबसे पहले मैंने एशिया महाद्वीप को डिवाइड करने के लिए पहले सार्क के 8 देशों के बारे में जानना है। देखिए, सार्क के सबसे बड़े देशों में है भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के क्षेत्र में, जनसंख्या के मामले में देश है। सबसे बड़ा देश भी एशिया में ही है, चाइना। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, भारत, ये पाकिस्तान है। ध्यान से देखिए, मैं सार्क के पहले 8 देशों को अलग से बना के दे रहा हूं। मैं पूरे एशिया के प्रत्येक देश के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप एक बार चैनल को पूरा देखिए, पूरी वीडियो देखिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये मालदीव। तो ये 8 देश मिलाकर बनता है सार्क। सार्क साउथ एशिया का प्रमुख एक ग्रुप है, जिसमें 8 प्रमुख देश हैं। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ध्यान से देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके प्रमुख सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ध्यान से सुनिए बातों को। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और एशिया महाद्वीप से भूमध्य रेखा नीचे से गुजरती है। देखिए, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है जहां पर पूरे साल भर गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन एशिया महाद्वीप से ही इसे गुजरती है। और हम बात कर रहे थे सार्क के प्रमुख देशों की। सार्क के देशों में है बांग्लादेश और भूटान। चलिए, हम सार्क के प्रमुख देशों से अगर हमने शुरुआत की है तो हम बता देते हैं यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। आपको मालूम होगा कि सूरज की किरणें जिस रेंज तक जाती हैं वह उस रेंज को हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री था, 0 डिग्री से 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर पहुंचती हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो आप देख रहे हैं, ये इलाका उष्ण कटिबंधीय इलाका कहलाता है। ऐसे ही 23.5 डिग्री नीचे साउथ में मकर रेखा पर भी उष्ण कटिबंधीय होगा, क्योंकि सूरज की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर जाती है। ये पूरी पट्टी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कहलाती है। अब चूंकि भारत में सर्दी आती है जब सूरज 21 जून के बाद 22 दिसंबर को दक्षिण में चला जाता है, परंतु उस दौरान भारत में इन क्षेत्रों में गर्मी रहनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं, भारत के इन क्षेत्रों में गर्मी होनी चाहिए थी जो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच में है, परंतु भारत के उत्तरी दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गर्मी क्यों? जिस तरह से 23.5 डिग्री साउथ में ऑस्ट्रेलिया के नीचे गर्मी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के नीचे गर्मी नहीं होती है। उस इलाके में उतना गर्मी नहीं होता जितना उत्तर में होता है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। यहाँ पर जब सूरज की किरणें आती हैं तो ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं रशिया की तरफ से, साइबेरिया की तरफ से, लेकिन यहाँ पर हिमालय उन हवाओं को वापस टकराती है और वापस भेज देता है। यानी कि हिमालय से हवाएं क्रॉस नहीं होती, जिस वजह से कर्क रेखा के ऊपर भी गर्मी पड़ती रहती है। परंतु ये पेटी उष्ण कटिबंधीय है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय पेटी मानी जाती है। और अब एशिया की अगर हम बात कर रहे थे, सार्क देशों में दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम एशिया में है, इंडिया में है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र।
इसके साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, एशिया में है, सार्क के देशों में है। ध्यान से सुनिए, दुनिया का जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश इंडिया सार्क कंट्रीज में है। दुनिया का सबसे ज्यादा घना देश, देखिए वैसे तो घने देशों में एशिया में मलेशिया सबसे ज्यादा घना है, लेकिन मलेशिया शहर है, शहर ही एक कंट्री बना हुआ है। और मलेशिया नहीं, सिंगापुर एक शहर ही एक देश बना हुआ है, जिस वजह से वो काफी घना है। लेकिन एक बड़े देशों की, अगर हम विस्तृत देशों की बात करें, अपने यूपी को हम कहते हैं बहुत ज्यादा आबादी है, यहाँ पर यूपी से भी कम क्षेत्रफल है, लेकिन यूपी से ज्यादा आबादी है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश काफी घना इलाका है, काफी बसा हुआ है, अंदर तक ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है बांग्लादेश का। ठीक, तो मित्रों अब हम आगे बात करेंगे सार्क कंट्रीज में। देखिए आप, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तो बात ही ना करें, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। अब हम आगे बढ़ते हैं सार्क कंट्री के अलावा। देखिए जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है, नदियों को मैं नीले पेन से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, नदी निकलती है। यहां पर एक देश है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगा हुआ, म्यांमार। ध्यान से देखिए, म्यांमार, ये म्यांमार एक देश है, ध्यान से इसको देखिए, म्यांमार। और उसके अलावा उसके नीचे है थाईलैंड, यह है थाईलैंड। नहीं, म्यांमार की सीमा से एक सटा सटा इस तरह से देश है, और इस देश का नाम है लाओस। और लाओस के नीचे है कंबोडिया। अगर ज्यादा होगा इसको मैं विस्तृत रूप में आगे से दिखाऊंगा। कंबोडिया और लाओस की सीमा से इसी तरह से एक सजा हुआ देश है, जिसका नाम है वियतनाम। मित्रों मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। यह है म्यांमार, थाईलैंड, आपको समझाने के लिए सारी चीज मैं बता रहा हूं। यह है लाओस, यह है कंबोडिया, और ये है साथ में वियतनाम। दोस्तों ये 5 देश हैं जो भारत के पूर्वोत्तर सीमा के पार है। इन 5 देशों से एक कॉमन नदी है जो बहकर जाती है, उस नदी का नाम है मेकांग नदी। ध्यान से देखिए, तिब्बत के पठार से निकलती है मेकांग नदी, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया होते हुए वियतनाम में वो चली जाती है। मैं इसको काला कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है मेकांग नदी, ये म्यांमार, उसके बाद लाओस, लाओस से थाईलैंड, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम जाती है। देखिए एक नदी है डैन्यूब, जो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से होकर प्रभावित होती है। डैन्यूब के बाद अगर कोई नदी सबसे ज्यादा देशों से प्रभावित होती है तो वो मेकांग है। देखिए चाइना, चाइना के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के कंबोडिया, कंबोडिया के बाद वियतनाम। तकरीबन 6 देशों से गुजरते हुए ये नदी जाती है। 6 देशों में देखिए आप, ये रास्ता है इसका, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। इन देशों से ये नदी गुजरती है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि भारत की पूर्वी सीमा पर, पूर्वोत्तर वाली सीमा पर जो है कौन कौन सी नदियां हैं। एक नदी है इरावती नदी, जो नामचा बरवा की रेंज है, यहाँ पर अराकान योमा की पर्वतमाला है, नामचा बरवा के नजदीक अराकान योमा हिमालय का दूसरा नाम है, म्यांमार में जाके वहां से नदी निकलती है इरावती। इरावती नदी को म्यांमार की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इरावती नदी को म्यांमार की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आप मानचित्र के माध्यम से एशिया को देखते जाइए, एशिया के हम प्रमुख देशों की बात कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखिए अब मैं आपको साफ साफ नई कंट्रीज के बारे में बता रहा हूं। मेकांग नदी आपको पता चल गई है कहां कहां पर बहती है। देखिए ये म्यांमार है, म्यांमार की सीमा से नीचे जाकर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया। म्यांमार के नीचे अगर आप जाएंगे तो मलेशिया पड़ता है, और मलेशिया से ही नीचे सटा हुआ है सिंगापुर।
मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत कर देता हूँ, इस तरह से फैला हुआ है। ये है मलेशिया, और मलेशिया से ही नीचे पर है ये सिंगापुर। सिंगापुर 0 डिग्री सांस लाइन थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, यहाँ पर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी है। ध्यान से सुनिए, एशिया महाद्वीप में सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है भूमध्य रेखा के? भले ही सिंगापुर भूमध्य रेखा से नहीं टकराता, मगर राजधानी की अगर बात करी जाए, सिंगापुर सबसे नजदीक राजधानी है भूमध्य रेखा के। देखिए सिंगापुर यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर द्वीप हैं बहुत सारे। एक बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको हम बोलते हैं इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इनको बोला जाता है इंडोनेशिया के द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह द ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इंडोनेशिया। 13,000 द्वीप हैं यहाँ पर। बहुत से में आबादी रहती है, बहुत से में नहीं रहती, और ये भी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में, एशिया में। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी भारत में, एशिया में, सार्क। दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में, लेकिन दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी इंडोनेशिया में है। ध्यान देना, इन द्वीपों में बहुत ज्यादा आबादी रहती है। इनमें सबसे प्रमुख द्वीप है बोर्नियो, सुमात्रा, जावा तो, और एक इसकी राजधानी है जकार्ता। देखिए आप, ये है इंडोनेशिया। ये बहुत सारे द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया का। इनमें एक द्वीप है, मैं इसको जरा विस्तृत करके दिखाता हूं। उस द्वीप का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो एक द्वीप है। बोर्नियो का उत्तरी इलाका मलेशिया के पास है। बोर्नियो का पश्चिम पूर्वी इलाका इंडोनेशिया के पास है। एक ही द्वीप को 3 हिस्सों में बांटा गया है, और तीसरा एक अलग देश है ब्रुनेई। ध्यान से देखिए, ये बोर्नियो द्वीप है जिसका ऊपर का इलाका मलेशिया के पास है। ऊपर का हिस्सा मलेशिया, पूर्वी इलाका इंडोनेशिया, और नीचे एक अलग देश है ब्रुनेई। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं उन देशों की बात कर रहा हूं तो जो भारत के पूर्व में है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, और एक देश यहां पर द्वीपीय देश है छोटा सा, एक फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मानिला। फिलीपींस एक और देश जो पूर्व में है, द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश। बाकी द्वीपीय देश नहीं है ये, इंडोनेशिया को छोड़कर। इंडोनेशिया में तो कई सारे द्वीप हैं, बाकी सब। लाओस तो पूरा लॉक्ड एरिया है, लॉक्ड मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। फिलीपींस की राजधानी है मानिला, और मानिला में है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। एडीबी का मुख्यालय कहां पर है मित्रों? मानिला में। ध्यान से आप सुनिए बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाते हैं। फिलीपींस यहां पर है, द्वीपीय देश। फिलीपींस के ही नजदीक है, फिलीपींस की राजधानी मानिला, जहां पर है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मानिला में। एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस में। ध्यान से सुनिए। तो इस प्रकार हमने 10 देशों को कवर कर लिया है आसियान के। उन 10 देशों के नाम: म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 देश आसियान के सदस्य देश हैं। अब हम मित्रों, कुछ देर के लिए कनेक्टिविटी थोड़ी खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं बाकी के मैप को आगे बढ़ा गया था और आप शायद उसको बनते हुए नहीं देख पाए। मैं आपको आगे का बता देता हूं। ये 10 देश हैं आसियान के। ध्यान से देखिए, 10 देश हैं आसियान के: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। 5 देशों से बहती है मेकांग नदी। तो अब हम बात करेंगे पश्चिम की तरफ। अब बढ़ते हैं थोड़ा हम पश्चिम की तरफ। भारत, ये 7 के देश अफगानिस्तान तक हो गए थे। उसके बाद अफगानिस्तान के पश्चिम में है ईरान। ध्यान से सुनिए, अफगानिस्तान के पश्चिम में है ईरान, और ईरान मेरे विचार से एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शिया बाहुल्य जनसंख्या है, यानी कि मुस्लिमों में शिया, सुन्नी में शिया समुदाय ज्यादा है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। ईरान दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। पहले पर है वेनेजुएला, दूसरे पर है सऊदी अरेबिया,
तीसरे पर है कनाडा और चौथे पर है ईरान। ईरान में हॉर्मुज एक जगह है, हॉर्मुज जो एक द्वीप है फारस की खाड़ी के किनारे पर, यहाँ पर काफी ज्यादा पेट्रोलियम कच्चा तेल होता है जिस पर अधिकार को लेकर बड़ा पंगा बना रहता है। यहीं पर क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं फारस की खाड़ी के किनारे जो देश है उनके बारे में, इसको थोड़ा विस्तृत करके मैं बना देता हूं। ये ईरान है, ये है हॉर्मुज द्वीप। तो यहां पर पेट्रोलियम को लेकर बड़ा विवाद होता है और ईरान के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए जो खाड़ी है फारस की खाड़ी, इसके कुछ देश है, मैं उनको बना के दिखा रहा हूं आपको। ये है कुवैत, ये है बहरीन, इधर है कतर, ये दो देश हैं, इधर है यमन और इधर है अदन। तो ये जो देश है एक यूएई है जहां जिसकी राजधानी है दुबई, यूएई। ये यहां पर भी देख सकते हैं आप, कुवैत, बहरीन, दोहा, जो कतर, और ये है यूएई और ये है अदन। तो इन 6 देश, साथ में सऊदी अरब, ये 6 देश यहां पर ईरान के प्रतिनिधित्व को, प्रभुत्व को चैलेंज करते हैं। फारस की खाड़ी पर हुए इस कच्चे तेल के संघर्ष में इनका अपना आपस में एक संगठन है जिनको कहा जाता है खाड़ी देश। याद रखना, खाड़ी देशों में ना ईरान आता है ना इराक आता है, ध्यान से सुनिए। खाड़ी देशों में जो 6 देश आते हैं वो खाड़ी के देश आते हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और अदन। जबकि यहां पर देखिए चाइना का, जब ईरान कई बार दूसरे देशों का व्यापार भी प्रभावित करता है, चाइना के यहाँ पर व्यापार से बड़ी परेशानी होती है तो चाइना ने यहाँ पर अपना कैंप लगा दिया है और ये बड़ा विवादित है। कच्चे तेल को लेकर लगातार संघर्ष। अब ओपेक कंट्रीज के बाद हम बात करना चाहते हैं ईरान और इराक जैसी कंट्रीज के पश्चिम में भी कुछ देश हैं जो अति महत्वपूर्ण भी हैं। देखिए ईरान और इराक के जो पश्चिम में है, देखिए इराक आईएस प्रभावित देश है, उसी के उत्तर में सीरिया भी आईएस प्रभावित देश है। पेट्रोलियम को लेकर के यहाँ पर विवाद आज का नहीं, काफी लंबा है। इस मुद्दे पर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे, कच्चे तेल के ऊपर जो विवाद बने हुए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भौगोलिक परिदृश्यों की। तो देखिए ये इराक है, ध्यान से देखिए इराक, ठीक इसके ऊपर है आप देखेंगे तो सीरिया, और यहां पर एक देश है जॉर्डन। जॉर्डन की सीमा से देखिए 2 देश छोटे छोटे आपको नजर आएंगे। ये पूरा जो इलाका है ये जॉर्डन का है। यहां पर 2 देश नजर आएंगे आपको, जॉर्डन से जो लगे हुए देश नजर आएंगे, एक है लेबनान और एक आपको इजराइल नजर आएगा। अब अगर हम बात एशिया की कर रहे हैं और इजराइल का जिक्र ना आए तो नाइंसाफी हो जाती है। इजराइल, आपने नाम बहुत सुना होगा, मोसाद, खुफिया एजेंसी, बहुत पावरफुल देश। तो लेबनान और इजराइल, देखिए इजराइल यहूदियों का देश है, यहूदियों का, और इजराइल अब मेरे ख्याल से एकमात्र देश ही बचा है जहां पर यहूदी रहते हैं। और इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है और यहीं पर मुस्लिमों का पवित्र स्थल भी है, जबकि ईसाइयों के तो जो ईसा मसीह हैं उनका जन्म ही इजराइल की राजधानी यरूशलेम के निकट बैथलहम में हुआ है। तो इस जगह की वैल्यूज को आप देखिए। इस पर कब्जे को लेकर निरंतर संघर्ष रहता है। 1949 से पहले कभी ये मुस्लिम आधिपत्य में था, तो उसके बाद ये इजराइल यहूदियों ने अपना अलग मुल्क बना दिया और यहाँ पर गाजा पट्टी पर कुछ फलस्तीनियों को रख रखा है, गाजा पट्टी पर कुछ फलस्तीनियों को रखा है। कई बार उनके समर्थन के लिए अरब लालों ने उनसे युद्ध लड़ा, लेकिन इतनी कंट्री से घिरने के बावजूद इजराइल ने उनको लगातार हराया, बहुत बार हराया। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी ज्वाइन करना अनिवार्य है। भाई हालात भी तो ऐसे हैं और देशभक्ति की भावना जब तक विकसित नहीं होगी तब तक इन परिस्थितियों में रह पाना इजराइल के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। परंतु फिलहाल इजराइल जो भी देश इजराइल पर हाथ लगाता है उसको मुंहतोड़ जवाब देता है और इस समय सबसे शक्तिशाली देशों में इजराइल को गिना जाता है। इसलिए इजराइल से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, बल्कि सब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं इजराइल के आगे। यह है इजराइल। देखिए इजराइल लेबनान और जॉर्डन के बॉर्डर पर दुनिया का सबसे स्थल मंडल पर सबसे गहरा स्थान है मृत सागर। यहां पर है मृत सागर। देखिए जरा, यह है मृत सागर का क्षेत्र। लेबनान और जॉर्डन के बॉर्डर पर, इजराइल के बॉर्डर पर, तीनों देशों के बॉर्डर पर है मृत सागर। ये देखिए जो हमने मैरियाना ट्रेंच की बात करी थी वो समुद्र के अंदर है। अगर आप स्थल खंड की बात करेंगे तो सबसे गहरा स्थान है
मृत सागर। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। ईरान, इराक और सीरिया प्रभावित हैं। किससे प्रभावित है वो देश? वो प्रभावित है ISIS से। जॉर्डन के नजदीक है लेबनान और इजराइल। तो देखिए, हम टोटल देशों की हम बात कर रहे थे। 10 देश आसियान के, 8 देश सार्क के, 6 देश खाड़ी के, 24 देश हमने संगठन में ले लिए हैं। ईरान, इराक 26 हो जाते हैं। 26 के साथ ही 27, 28, 29, 30 देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ध्यान से सुनिए, एशिया के 30 देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अन्य देशों की। देखिए, ईरान के बॉर्डर से अब फिर बीच में कनेक्टिविटी हटी थी तो ये मानचित्र बन गए। मैं दोबारा भी बना सकता हूं। मैं खुद इन टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, उतने संसाधन है नहीं जितना अच्छा आपको मैं बता पाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करिए, आप तक बस बात पहुंच जाए। देखिए, ईरान और इराक, ईरान के बॉर्डर से लगा एक देश है तुर्की। तुर्की दुनिया के 3 उन देशों में शामिल है जो 2 महाद्वीपों में जिनका विस्तार है, कजाकिस्तान, रशिया और तुर्की। तुर्की का जो इस्तांबुल का क्षेत्र है, ओटोमन साम्राज्य जब बना था तो यूरोप में शामिल हुआ करता था, तो इस्तांबुल आज भी यूरोप में है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। आप इन बातों पर भी गौर करते जाइए। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तो तुर्की में जो अनातोलिया का पठार भी है। अब देखिए, तुर्की के आप और ईरान के बॉर्डर पर जाएंगे तो 3 देश नजर आते हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। ये 3 देश काकेशस पर्वतमाला के देश हैं जो कभी रशिया का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 से पहले ये सारे देश रशिया के हिस्सा हुआ करते थे। और काकेशस पर्वतमाला रशिया में है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो पड़ती ही काकेशस पर्वतमाला में है, माउंट एल्ब्रुस। हालांकि ये 3 देश एशिया में आते हैं, ये बॉर्डर बनाते हैं। मैं आपको बॉर्डर भी दिखाता चलूंगा अभी। ये देखिए, बॉर्डर बनता जा रहा है। ये टर्की से ये बॉर्डर बनता जा रहा है। इधर काला सागर है, काला सागर के अलावा ये 3 देश आ गए हैं। कैस्पियन सागर, ये बॉर्डर बनते जाएंगे। कैस्पियन सागर थोड़ा ऊपर है, जगह ना होने की वजह से थोड़ा सा नीचे मैंने दिखाया है। तो ये 3 काकेशस पर्वतमाला के देश हैं, इसीलिए इनको काकेशस कंट्रीज भी कहा जाता है। ये 1991 से पहले रशिया के हिस्से हुआ करते थे। देख लीजिए आप ध्यान से। तो देखिए, 1991 से पहले ये 3 देश रशिया के हिस्से थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काकेशस पर्वत। ठीक, बॉर्डर बनता जा रहा है। देखिए, इधर काला सागर, ये बॉर्डर बनता है यूरोप का, काकेशस, ऊपर रशिया है। थोड़ी सी जगह पर रशिया में दिखाया था आपको, ये रशिया है, रशिया का इलाका है ये, जहां पर एल्ब्रुस है। जॉर्जिया मिटा देता हूं मैं। ये 3 देश ये आगे हैं, ये रशिया का इलाका है, ये मैं बॉर्डर बनाता जा रहा हूं, काला सागर, इधर कैस्पियन सागर। देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ तान वाले देशों की। उन देशों के बारे में हम बात करते हैं जो 1991 से पहले रशिया के हिस्से हुआ करते थे, बाद में वो अलग देश बने, जिनमें एक है ताजिकिस्तान। देखिए, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये वो देश हैं जो कभी रशिया के हिस्से हुआ करते थे 1991 से पहले। ये 5 देश हैं, 5 ये और 3 काकेशस। कुल 15 देश अलग हुए थे रशिया से, जिनमें एक रशिया हटा दिया जाए तो बाकी 14, 7 यूरोप से, जब हम यूरोप महाद्वीप पढ़ाएंगे उनके बारे में भी बताएंगे, और 8 यहां से एशिया से। उन 8 में आप देखिए 5 और 3 8 देश हो चुके हैं जो रशिया से अलग हुए थे। इनमें सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड मतलब समझ रहे, भू आबद्धित, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। उसी के बॉर्डर पर है कैस्पियन सागर। देखिए, एक्चुअल में कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, ये चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा है। देखिए, इधर घिरा है रशिया से, नीचे ईरान से, काकेशस पर्वतों से, और तुर्कमेनिस्तान से और कजाकिस्तान से। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी झील खारे पानी की। ऑब्वियसली खारा ही होगा, ताजे पानी की तो लेक सुपीरियर अमेरिका में है। तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ध्यान से सुनिए, रशिया पर यह आती है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। देखिए, एक जो चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा पानी का क्षेत्र, दुनिया का सबसे बड़ा, और चारों तरफ से स्थल खंड से घिरा देश कजाकिस्तान यहीं पर है, दोनों आपस में लगे हुए भी हैं। तो देखिए, कजाकिस्तान के बाद हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख देश हम एक एक करके लेते जा रहे हैं। एशिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते जा रहे हैं। पर्वतमाला का जहाँ पर विस्तार नहीं है, यहाँ पर रेगिस्तान और पठार है, जबकि नदियां आपको मैंने कहा सऊदी अरब में तो एक भी नहीं है, नदियां भी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बढ़ते हैं,
पूरब की तरफ। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं ऊपर जो बनता जा रहा है, ये एक्चुअल में बनता जा रहा है ऊपर भारत के सर पर विराजमान देश, ये है चाइना, चीन। चीन को देखिए आप ध्यान से। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। और चीन में ही है दुनिया का सबसे बड़ा पठार, तिब्बत का पठार, और दुनिया की सबसे ऊंची छत, पामीर का छत। देखिए हिमालय रेंज यहां से निकलती है, ये हिमालय का विस्तार है इस तरह से, और उसी के साथ में है ये तिब्बत का पठार। देखिए तिब्बत का पठार ताजिकिस्तान की तरफ भी है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार चाइना में है। ठीक, देखिए अब चाइना में ये पठार है। तिब्बत के पठार से नदियां भी काफी निकलती हैं। अब हम बात करते हैं चाइना की। जाहिर सी बात है, खेती में आप देखेंगे गेहूं सबसे ज्यादा चाइना में, चावल सबसे ज्यादा चाइना में, आलू सबसे ज्यादा चाइना में, टमाटर सबसे ज्यादा चाइना में। जो आप नॉर्मली रोज खाते हैं, जिनके बिना भारत में कोई रह ही नहीं सकता, आप रोज इनमें से एक चीज तो जरूर खाते होंगे, आलू, प्याज, टमाटर, चावल, गेहूं। नहीं खाते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कभी जिंदगी में किसी ने नहीं खाया हो व्रत को छोड़कर। यानी कि अगर आप खाना खाते हैं तो ये जरूर खाएंगे। और इन सारी चीजों में नंबर 1 है चाइना। ठीक, तो ये चीन है। हम बात करेंगे जब खनिजों की कृषि की तो आपको बता देंगे चीन क्या है। ठीक, आजकल चीन ने बड़ा बीमारी फैला रखी है, कोरोना वायरस नाम की। वुहान यहाँ पर है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, फिलहाल भूगोल पढ़ा रहे हैं, हम भूगोल के बारे में बात करते हैं। चाइना में देखिए इस इलाके में तो पामीर का पठार है, जनसंख्या नहीं रहती यहाँ पर। तिब्बत को लेकर आज भी विवाद है, क्योंकि यहाँ पर कई बौद्ध शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं जो अपना अलग देश मानते हैं, जैसे कश्मीर में अलग मानते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर तो ज्यादा विवादित है मामला। यहाँ पर है हुआंगहो नदी, आपको दिखा रहा हूं, हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऊपर एक देश है मंगोलिया, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये कजाकिस्तान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। देख रहे हैं आप, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री मंगोलिया। मंगोल यहीं से आए थे, आप ये भी जान लीजिए, मुगल। मंगोलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ध्यान से सुनिए आप, जो जो आपको बताया जा रहा है। मंगोलिया में है गोबी का पठार, इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, गोबी का पठार। और दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी का पठार। और मैं आपको एक चीज और बताऊं क्या इसके बारे में, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का पठार है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का पठार, ये मंगोलिया में है। इसी की तर्ज पर देखिए यहाँ से कुछ रेंज उड़कर आती है हवा में, नीचे तकला मकान पड़ता है, इसी का एक पार्ट जो गोबी का मरुस्थल है, इसी का एक पार्ट है। तकला मकान गोबी के मरुस्थल का ही एक पार्ट है जो चाइना में पड़ता है। और देखिए तकला मकान परीक्षा में पूछा जाता है किस देश में पड़ता है, तो चाइना में। ध्यान से देखिए आप, ये चाइना में पड़ता है। और अब हम जो रेत आता है उड़ करके लगातार गोबी के पठार से लगातार रेत हमारा नीचे गिरता रहता है, नीचे गिरता रहता है, तो वो पीले कलर का एक जमावड़ा सा मैदान में जम जाता है, पीले कलर का रेत फैल जाता है, जिसे लेकर हुआंगहो नदी आगे बढ़ती है और वो समुद्र में गिर जाती है। और उस समुद्र का नाम ही इस वजह से पीला सागर पड़ा है। ध्यान से सुनिए, उस समुद्र का नाम क्या पड़ा है? पीला सागर। तकला मकान ये इलाका है, सेंट लॉरेंस का वो मैदान कहलाता है जो पीला पीला बन जाता है रेत के कारण। जो मैदान निर्मित होता है उसको सेंट लॉरेंस का मैदान कहते हैं। और पीला सागर में जाकर के हुआंगहो नदी गिर जाती है। एक और नदी जो यहाँ पर निवास करती है, जो यहाँ से निकलती है, एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्से यही चाइना में है। ये नदी है वो चाइना में निकलती है, यांगत्से वो पीला सागर में ही गिरती है। एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है यांगत्से। अब हम बात करते हैं चाइना। देखिए चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, ये मैं आपको बता दूं। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है, दूसरे पर है इंडिया। दुनिया की 20% आबादी चाइना में है, 17.7% आबादी भारत में है। चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया और 8वें नंबर पर आता है बांग्लादेश। मैंने पहले भी बताया कितना घना है। अगर इन सबको मैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मैं जोड़ दूं तो दुनिया की तकरीबन 60% आबादी यहीं पर रहती है। दुनिया की तकरीबन 60% आबादी यहीं पर रहती है। बड़ी मजेदार ये बात है कि दक्षिण पूर्व एशिया में इतना ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। चाइना में भी
इंडिया में भी ये प्रमुख देश है जहां पर एक बहुत बड़ा समुदाय जनसंख्या का निवास करता है। अब देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर दो देश और हैं, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, पीले सागर के नजदीक उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया, जिनके बीच आपसी विवाद है। उत्तर कोरिया के तानाशाह को तो आप भी जानते हैं, बहुत ही खतरनाक वो तानाशाह है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और एक देश सूर्योदय का देश यहीं पर है, जापान। होन्सु, होक्काइडो, शिकागो, क्यूशू, 4 द्वीपों से बना जापान। ये है जापान। एशिया का सबसे पूर्व का देश है जापान। बड़ा विकसित देश है एशिया में, मैं सबसे ज्यादा विकसित मानता हूं। छोटा सा द्वीपीय देश है, ये भी छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पर, लेकिन वेल डेवलप्ड जापान। राजधानी है टोक्यो। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। सुन रहे हैं आप? दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है जापान की राजधानी टोक्यो। और दुनिया का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल के हिसाब से है लंदन, वो यूरोप में पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो देश बचा है, रशिया। रशिया के लिए जगह नहीं बची यहाँ पर। रशिया मूलतः यूरोप का देश माना जाता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जबकि उसका 70% हिस्सा एशिया में आता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया की राजधानी मॉस्को यूरोप में पड़ती है, इस वजह से उसको हम यूरोप में गिनते हैं। हाँ ना, अगर आप यूरोप में लेंगे रशिया को तो फिर यूरोप तो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा, इतना बड़ा तो रशिया है। रशिया के बारे में मैं आपको चलिए इतना नहीं दिख रहा, लेकिन रशिया के बारे में बता दूं कि रशिया का जो एशिया का हिस्सा है वो कहलाता है साइबेरिया। क्या कहलाता है? साइबेरिया। रशिया का जो एशिया का हिस्सा है वो कहलाता है साइबेरिया का हिस्सा। और इस साइबेरिया के हिस्से में दुनिया का सबसे ठंडा स्थान आता है। देखिए दुनिया का सबसे गहरा स्थान अब त्रिपोली पहुंच गया है, पहले एशिया में था। पर दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क, वो साइबेरिया में पड़ता है। बर्खोयास्क दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र बर्खोयास्क यहीं पर पड़ता है। रशिया में ही है दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन, स्टालिनग्राड से लेनिनग्राड तक, ट्रांस साइबेरिया। चलिए अब हम रशिया की कुछ नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे बताने की जरूरत नहीं है कि रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देखिए रशिया की नदियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, ओब नदी, ओब नदी यहीं से निकलती है और जाकर के सारी नदियां आर्कटिक सागर में गिरती हैं। नदियां ऊपर को गिरती हैं आर्कटिक सागर में। ओब नदी, ओब नदी को कहा जाता है, हाँ ओब नदी रशिया का सबसे ज्यादा जो उसका प्रवाह है वो सबसे बहुत विस्तृत एरिया पर, उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी का अगर क्षेत्रफल जोड़ लिया जाए पूरा ओब नदी का जल ग्रहण क्षमता और उसमें जितनी नदियां पानी लाती हैं तो अर्जेंटीना से भी ज्यादा हो जाता है क्षेत्रफल के मामले में। और अर्जेंटीना छोटा देश नहीं है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश अगर भारत है तो 8वां अर्जेंटीना है और 9वां कजाकिस्तान है। यानी कि ओब नदी उतना ज्यादा पानी और ट्रिब्यूटरीज लेकर चलती है कि पूरा उसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो जाता है ओब नदी का। ये रशिया की प्रमुख नदियां हैं। येनिसी नदी, येनिसी नदी भी काफी प्रसिद्ध नदी है। और येनिसी नदी के बारे में मैं आपको बता दूं कि येनिसी नदी रशिया में ऐसी मानी जाती है कि वो दो विभाजित करती है रशिया को, इधर पूर्वी साइबेरिया, इधर पश्चिमी साइबेरिया। ये पूरे इलाके ध्रुवीय टाइप के इलाके हैं, पूरे बर्फीले इलाके। येनिसी के बाद एक नदी है लीमा नदी। लीमा नदी रशिया की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान से सुनिए। और लीमा नदी के नजदीक ही है लेक बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है जो एशिया में है, रशिया में है, लीमा नदी के किनारे। लीमा नदी रशिया की सबसे बड़ी नदी है। लेक बैकाल, तो बैकाल झील है दुनिया की सबसे गहरी झील जो रशिया में पड़ती है। आपको समझ में आ रहा है? देख रहे हैं आप, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बैकाल झील के बाद बड़ा महत्वपूर्ण था बैकाल झील आपको समझाना। अब हम देखिए जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, यहां से नदी निकलती है आमूर नाम की। आमूर नदी रशिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। रशिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है आमूर नदी। देखिए ध्यान से, आमूर नदी जो आपको मुखौटा दिख रहा है चाइना का, उसी बॉर्डर बनाते हुए आगे निकल देती है आमूर नदी। चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में काफी ज्यादा जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया, आपको वो जरूर परीक्षा में काम आएगा। मैं आपको एक बार फिर पहले एक बॉर्डर बना देता हूं। देखिए यूरोप से अलग करता है तुर्की, काला सागर, काकेशस रेंज के बाद काला सागर के बाद
कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद यूराल पर्वतमाला, बॉर्डर बनाते हैं एक काला सागर। आप मानचित्र खोल दीजिए, नीचे है तो, वरना सामने बना हुआ है। काला सागर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। काला सागर, काकेशस पर्वतमाला, और उसके बाद कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतमाला यूरोप से अलग करते हैं। वहीं एशिया से अफ्रीका को अलग करती है स्वेज नहर। यहाँ पर है स्वेज नहर जो मिस्र में है। स्वेज नहर अलग करती है एशिया को अफ्रीका से। पूरब में है बेरिंग जल संधि, रशिया के इलाके में है। बेरिंग जल संधि अलास्का से अलग करती है एशिया को। इस प्रकार एशिया का एक विभाजित स्वरूप आपको सामने नजर आ गया। अब हम आपको बात करते हैं एशिया के जितने देश हमने आपको बताए थे, 10 देश यहां से आए थे आसियान के, 8 सार्क के, 10 और 8 18, 6 ओपेक के, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 देश ये हो गए। एक देश जो सबसे पश्चिम में है एशिया के, साइप्रस द्वीपीय देश, इसकी राजधानी है निकोसिया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे पश्चिम की राजधानी निकोसिया। द्वीपीय देश है, भूमध्य सागर में है। 30 और 1 31, 32, 3 काकेशस जोड़ लीजिए, 3 काकेशस देश है, 32 और 3 35, 35 के अलावा 5 देश ये इधर हो जाते हैं, 35 और 5 40, 40 के अलावा एक है यहां पर ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे, 41, 42वां देश है जापान, 43, 44 और 45वां है चाइना और 46। तो कुल 46 देशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं एशिया के। तो हमने कहा था शुरू में हम प्रत्येक देश के बारे में बात करेंगे और प्रत्येक देश यहाँ पर मेरे मुंह से जरूर निकला है। तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद वीडियो बनेगी यूरोप महाद्वीप के ऊपर। धन्यवाद।